हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहोगे अपनी लाइफ में और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट देने के लिए मैं लेके आया हूँ वन शॉट सीरीज का एक और इनऑर्गेनिक का वीडियो। और आज का टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तुमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें ऑलमोस्ट 40 to 50 रिएक्शंस जो है वो याद नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर किसी को लगता है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो प्लीज 2x की स्पीड पे देखा करे जिसको चीजें आती हैं। पर वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखो। जेई मेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक 11th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा देखना है, आराम से देखो, इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे और ट्रिक्स भी देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स मतलब थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में भी मैकेनिज्म देखेंगे, तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होगा। ट्रिक्स तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, वो मेरा काम है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे और मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा, आज सबसे पहले जो पॉइंट हम सीखेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, कैसे मैं बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है, कौन सी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस नहीं है। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में कोई डिफरेंस है या नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं या दोनों डिफरेंट चीजें हैं। उसके बाद हम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शंस होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो मेरा कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो ये है RCl। तो पहले मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके बताता हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म सबको आता है। अगर इसकी रिएक्शन मान लो मैं करा दूं ROH से, तो ROH इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहां से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो एक्चुअली में पहली चीज तो ये देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे सॉल्वेंट ही किसकी तरह बिहेव किया है। व्हेन सॉल्वेंट बिहेव एज when solvent behave as nucleophile, then nucleophilic substitution reaction is called solvolysis। then nucleophilic substitution reaction, बहुत सिंपल सी चीज बताइए, आती होगी तुम्हें। रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्वोलिसिस। मतलब सॉल्वोलिसिस बोलते हैं कब, जब सॉल्वेंट ही मेरा किसकी तरह बिहेव करे, सॉल्वेंट ही मेरा बिहेव करे किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और देखो एक सिंपल वर्ड में समझो कि सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है, कि सॉल्वेंट अटैक करे और एक लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाए। तो मतलब सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो कि इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से कराऊं, अगर इसकी रिएक्शन मैं वाटर से कराऊं तो वाटर क्या करेगा, वाटर अटैक करेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ROH प्लस HCl। तो जब सॉल्वेंट मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट मेरा वाटर होगा, तब उस रिएक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, हाइड्रोलिसिस बोल दूंगा। तब उसको मैं क्या बोल दूंगा, हाइड्रोलिसिस बोल दूंगा। और अगर बहुत सिंपल वर्ड में बताऊं तो वाटर जब अटैक करे और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए या और भी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which न्यूक्लियोफाइल इज वाटर, न्यूक्लियोफाइल इज वाटर। तो जब वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और वो किसी लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके अपने आप को उसमें अटैच करा देगा, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस सेम है या डिफरेंट है? हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस दोनों डिफरेंट है, क्योंकि हाइड्रेशन में क्या होता है, अच्छा हाइड्रेशन भी समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो हाइड्रेशन में ये होता है कि जैसे मान लो तुमने किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला तो वो क्या हो जाएगा, Na+ के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और Cl- के फॉर्म में। ठीक है, और Na+ जो है इस पे पॉजिटिवली चार्ज है और Cl- निगेटिवली चार्ज है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो आके इसको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लें, आके आयंस को सराउंड कर लें, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, और जब वाटर मॉलिक्यूल क्या करे,
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे इन अ रिएक्शन, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन मत रखो, दोनों डिफरेंट है और दोनों बहुत इजी है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक मैंने तुम्हें बता दी, जब वाटर आए और एक ग्रुप को निकाल दे और खुद वहां पे अटैच हो जाए, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सबसे पहली चीज, हाइड्रोलिसिस के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। हाइड्रोलिसिस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रो मैं एग्जाम्पल के बीच में ही तुम्हें बताऊंगा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो याद नहीं करेंगे, समझेंगे वहां पे। हाइड्रोलिसिस ऑफ NF3। सबसे पहले हम NF3 को लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं यहां पे क्या प्रॉब्लम होगी। देखो, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन में भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और फ्लोरीन में भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लो एनर्जी लेवल का वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन में। तो यहां पे अगर वाटर अटैक करेगा इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन अगर वाटर यहां पे अटैक करेगा, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वाटर इस पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। इसका आंसर क्या होगा बेटा? नो रिएक्शन। पर ये ऑर्डिनरी कंडीशन है और इसका रीजन क्या बताएंगे हम? रीजन हम ये बताएंगे कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइन, लो एनर्जी बोल लो, लो एनर्जी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब इसके पास लो एनर्जी का वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है जहां पे वाटर अटैक कर सके। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। मतलब NF3 का नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं ड्रास्टिक कंडीशन ले लूं, ड्रास्टिक कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में हर चीज का रीजन है। ड्रास्टिक कंडीशन में देखो क्या होता है, जो NF3 है, जब मैं एनर्जी दूंगा तो बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो ड्रास्टिक कंडीशन में एनर्जी ज्यादा है, तो यहां से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा केटायन, ऐसे NF और लोन पेयर। अब इस पे वाटर अटैक कर सकता है, तो इस पे वाटर अटैक कर देगा। देखो ये वाटर अटैक किया तो ये बन गया NOHFF। अब क्या होगा? इसके पास है लोन पेयर, ये इस पर अटैक करेगा और यहां से ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज H और ये फ्लोरीन, और फिर इस पे वाटर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, यहां से वाटर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, OH और लोन पेयर। और तुम्हें पता है कि HNO2 इज वेरी अनस्टेबल, तो अगर इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये फॉर्मेशन कर लेगा किसका? N2O3 प्लस, N2O3 प्लस यहां से वाटर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो यहां पे एक्चुअली में पूछे कि NF3 का ड्रास्टिक कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? NF3 का अगर ड्रास्टिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस होगा तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा N2O3। तो दिस इज माई फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा था, देखो इसमें मैकेनिज्म भी थोड़ी सी बता दी, तो याद नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, सबसे पहली चीज इसमें हमने क्या समझी? सबसे पहले हमने ये चीज समझी कि अगर वाटर को कभी अटैक करना है तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन होनी चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होनी चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। और जिस पे वाटर अटैक कर रहा है, वाटर इज न्यूक्लियोफाइल, तो जो जिस भी सेंटर पे अटैक कर रहा है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट भी हो सकता है, और अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही होगी कहीं, तो फिर पॉसिबिलिटी बनेगी हाइड्रोलिसिस की, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो एक तो क्या होना चाहिए? एक तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरा जिस भी सेंटर पे अटैक हो रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। अब वो पॉजिटिवली, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन अगर तुम्हें दिखे और वहां पे वाटर प्रेजेंट है तो वाटर इज न्यूक्लियोफाइल, वो पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देगा, बट उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl4। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl4, तुम खुद सोचो कि कार्बन है, कार्बन के पास 4 Cl ग्रुप हैं, तो एक तो पहली चीज यहां पे सबसे ज्यादा, ये वैसे अगर वाटर का इस पे अटैक कराओगे तो इसमें भी वाटर का अटैक होगा तो होगा नो रिएक्शन। तो नॉर्मल कंडीशन में ये भी नो रिएक्शन है। इसका पहला रीजन क्या है नो रिएक्शन का? पहला रीजन ये है कि लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल
वैकेंट ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। तो पहली चीज तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इज नॉट प्रेजेंट। तो ये पहला पहला पॉइंट हो गया जिसकी वजह से अटैक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट सोचो, दूसरा पॉइंट ये है कि कार्बन और क्लोरीन में, कार्बन और क्लोरीन में, कार्बन है छोटा सा एटम, क्लोरीन का साइज है बड़ा, तो यहां पे बहुत ज्यादा क्या है, यहां पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वाटर बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका क्या होगा, बैक साइड से जो उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, वो तो तुम्हारा ऑक्यूपाई होगा, तो वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से CCl4 जो है उस पर अटैक करना पॉसिबल नहीं है। पर ड्रास्टिक कंडीशन में, अगर मैं बहुत ड्रास्टिक कंडीशन कर दूं, तो ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होगा, देखो इन ड्रास्टिक कंडीशन फिर वही चीज होगी, जैसे मान लो CCl Cl Cl और Cl। तो अगर मैं इसका ड्रास्टिक कंडीशन में वाटर अटैक कराऊं तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से Cl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे वाटर अटैक कर सकता है क्योंकि अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी आ गया और इस पे चार्ज भी आ गया, तो अब ये इस पे अटैक कर देगा। और इसके बाद जब वाटर अटैक करेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो OH Cl Cl और C डबल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो फॉर्मेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl Cl। ठीक है, इसको हम कौन सी गैस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस। इसको हम कौन सी गैस बोलते हैं, फॉस्जीन गैस। तो ये हो गए हमारे दो रिएक्शन। तो हमने पहली कंडीशन क्या समझ ली है, हमने पहली कंडीशन ये समझ ली है कि जब भी हमें हाइड्रोलिसिस करानी होगी, जब भी हमें हाइड्रोलिसिस करानी होगी तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी होगी कि जहां पे भी अटैक हम करा रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए तुम्हारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और उसके ऊपर होना चाहिए क्या, और उसके ऊपर होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं होगी तो फिर बहुत टफ होगा, फिर ड्रास्टिक कंडीशन में ही क्या हो सकता है, फिर ड्रास्टिक कंडीशन में ही वाटर उस पर अटैक करेगा। तो नॉर्मली NCl3 और CCl4, नॉर्मली NF3 एंड CCl4 ये दोनों ही वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बट ड्रास्टिक कंडीशन में दोनों रिएक्ट करते हैं। NF3 जो है वो वाटर से रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है N2O3 का, और CCl4 जो है वो COCl2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं SiCl4 पे। अब चीजें तुम्हें इजी लगेंगी, ध्यान से देखो। देखो SiCl Cl Cl Cl, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, देखो तो इस पे आएगा डेल नेगेटिव, इस पे आएगा डेल नेगेटिव, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा डेल पॉजिटिव। तो वाटर इस पे क्या कर सकता है, वाटर इस पे अटैक कर सकता है, वाटर इस पे अटैक करेगा, Cl ग्रुप रिलीज होगा। ऐसे 4 बार 4 वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा, चारों वाटर मॉलिक्यूल जो है 4 HCl को रिमूव कर देंगे। तो पहला वाटर अटैक करेगा तो ये वाला Cl बॉन्ड ब्रेक, दूसरा वाटर अटैक करेगा तो ये वाला Cl बॉन्ड ब्रेक, तीसरी बार वाटर अटैक करेगा तो ये वाला Cl बॉन्ड ब्रेक, चौथी बार वाटर अटैक करेगा तो ये वाला Cl बॉन्ड ब्रेक। तो ये बन जाएगा Si। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 4 OH आ जाएंगे और प्लस बन जाएगा 4 HCl। तो एक्चुअली में इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया है, 4 वाटर मॉलिक्यूल ने। दूसरी चीज अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H4SiO4, H4SiO4, और इसका स्ट्रक्चर तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, SiOH OH OH एंड OH। इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। सिंपल, यहां पे पहला पॉइंट सबको क्लियर। एक और पॉइंट बताना है, देखो अब यहां पे मुझे जो समझाना है वो बहुत ध्यान से समझना। अगर मान लो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स लगा दो, मान लो ये Cl है, ये R1 है, यहाँ पे एक आउट ऑफ द प्लेन है, मान लो R2 है, और यहाँ पे है R3। तो ध्यान रखना, जो समझा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे वाटर अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये SN2 रिएक्शन है, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ क्या हो जाएगा, तो देखो ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे Cl हटेगा और क्या आ जाएगा OH, ये बन जाएगा R1, ये बन जाएगा R2, और ये बन जाएगा R3। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है SN2 में। तो ये एक तरह से SN2 रिएक्शन है। मतलब मैकेनिज्म इसका क्या है? इसका मैकेनिज्म है SN2। एक और पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि SiF4, SiCl4, SiBr4 एंड SiI4, बताओ किसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगा? तो याद रखना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा तो सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो वाटर को अटैक करना क्या होगा? इजी होगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा SiF4, फिर रिएक्शन देगा SiCl4, फिर देगा SiBr4, फिर दिस इज ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसी तरह कुछ और चीजें बता देता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, चलो यहां तक पहले तुम नोट कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम कुछ पॉइंट्स और नोट कर लें। इजी है, चीजें याद नहीं करनी है। अगर ध्यान से देखोगे वीडियो तो तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। उसमें समझने वाली बात यह है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि SnCl4 है और SnCl2 है, बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कहां पे ज्यादा होगी? तो बहुत ध्यान से सुनना, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा, वहां पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये इसका हो जाएगा, दिस इज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर विल बी द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर विल बी द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे सब लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर मैं बोलूं कि एक मेरा SnCl4 है और एक मेरा SnMe4 है, तो Me जो होता है बेटा वो कैसा ग्रुप होता है? Me होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और Cl कैसा ग्रुप होता है? Cl होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो Cl ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? पुल करेगा। Cl ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा और Me ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा। तो मतलब SnCl4 में Sn पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उस पर वाटर को अटैक करना क्या होगा? इजी होगा। तो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। दिस इज करेक्ट ऑर्डर। तो देखो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। दिस इज ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। इजी, यहां तक सबको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। हाइड्रोलिसिस के लिए पहली कंडीशन है कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अगर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और डेल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोलिसिस आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताता चल रहा हूं, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। BF3 के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। देखो बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, वाटर अटैक करेगा, सारे F जो है वो यहां से क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, और इसको क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा। तो ये देखो, ये बन जाएगा BOH थ्राइस प्लस 3HF। अब तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए कि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और जो फ्लोरीन है उस पर निगेटिव चार्ज है, तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी होने लगेगी। मतलब अगर मैं BF3 की रिएक्शन 3HF से कराऊं तो फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है, वो कोऑर्डिनेट कर देगा। तो ये बन जाएगा 3HBF4 माइनस। अब यहां पे हुआ क्या? अब तुमको समझ में आएगा कि यहां पे हुआ क्या है। ठीक है, तो इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब यहां से देखो ये 3HF से 3HF कट हो गया, और अगर मैं लिखूं तो यहां पे 4BF3 मॉलिक्यूल हैं, और ये जब वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहे हैं BOH थ्राइस प्लस 3H प्लस BF4 माइनस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि कितने मॉलिक्यूल्स थे यहां पे BF3 के? 4 मॉलिक्यूल्स थे, 4 मॉलिक्यूल्स थे BF3 के। पर कितनों ने पार्टिसिपेट किया या कितनों ने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया? ओनली 1। क्योंकि तभी तो देखो एक ही क्या बना है? BOH3। इसका मतलब क्या है कि ओनली वन मोल ऑफ BF3 participated in
हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, ये तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई नहीं। 4 मॉलिक्यूल लिया तो केवल एक मॉलिक्यूल का ही क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का या एक मोल मॉलिक्यूल का ही क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि BF3 जो है वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करेगा। वो क्या करेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करेगा। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी होती है, इसकी वजह से ये क्या शो करता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करता है। अब इसी तरह की बिल्कुल सेकेंड वाली रिएक्शन भी है, यहां तक तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं रब कर देता हूं, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो बहुत इजी इजी चीजें यार, याद मत करना कुछ, बस एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स जरूर बनाना, लिखते समय तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो, अब सिंपल सी चीज है, SiF4 है, यही है, 4F है, वाटर इस पे अटैक कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि वाटर इस पे अटैक कर सकता है, वाटर इस पे अटैक करेगा तो ये चारों F यहां से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ये बन जाएगा SiOH4 प्लस प्लस बन जाएगा 4HF। बट सिलिकॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, और F माइनस जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, और सिलिकॉन मैक्सिमम 6 बॉन्ड तक तो बना ही सकता है। ठीक है, तो ये देखो SiF4 प्लस यहाँ पे कितने 4HF हैं, अगर मैं यहाँ पे 4HF लूं तो यहाँ पे मुझे 2SiF4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ F माइनस इस पे अटैक कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्चुअली में H2SiF6। और देखो SiF4 था, जब सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, पर जब सिलिकॉन 6 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर -2 चार्ज आएगा, तो इस पर जब -2 चार्ज आएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए H2 आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये कंपाउंड है, और ऑब्वियस सी बात है कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। फिर देखो सेम सिचुएशन हुई है पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, 4HF से 4HF कट हो गया, यहाँ पे टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर 3 मोल्स ऑफ SiF4 वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो ओनली 1 मॉलिक्यूल का ही क्या हो रहा है, ओनली वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। दूसरी वाली क्या है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है, तो ये बन जाता है 2H2SiF6। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस का ही एक एग्जाम्पल है। तो SiF4 एंड BF3 गिव्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस। सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड को ध्यान से देखो। अच्छा, एक ट्रिक भी बताता चल रहा हूं, कंपाउंड कैसे लिखेंगे। देखो, अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो वाटर से रिएक्शन करने पे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी ट्रिक बनाते चलो, आंसर आता चलेगा। चलो देखो, BCl3 की देखो रिएक्शन करते हैं, ये तो और सिंपल है, BCl वैकेंट ऑर्बिटल है ही है। जब इसकी मैं वाटर से रिएक्शन करूंगा तो देखो क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा BOH थ्राइस प्लस 3HCl। और अगर मैं यही रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में कराऊं, एल्कलाइन मीडियम का मतलब OH माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है कि बोरॉन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये बन जाएगा BOH4। और जब बोरॉन पे 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया जब BCl3 क्या करेगा, रिएक्शन करेगा उससे। तो देखो उस पर +3 चार्ज है तो इस पे भी +3 चार्ज है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं BCl2 की रिएक्शन कराऊं, किससे, दोनों सिचुएशन में कराएंगे, एक वाटर, इसी को लिख लेना इन एल्कलाइन कंडीशन, तो कंफ्यूज मत होना, कभी बोल दे कि इन एल्कलाइन कंडीशन तो मतलब OH माइनस से रिएक्शन कराने को बोल रहा है। ठीक है, तो जितने मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं सारे बना देना और नेगेटिव चार्ज लगा देना। तो BCl2 वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, BCl2 वाटर से रिएक्ट करेगा तो देखो 2 बॉन्ड बना लेगा OH, तो ये बन जाएगा BOH ट्वाइस प्लस 2HCl। बट ये एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक फॉर्म में, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है BeOH2n, मतलब इसके n मॉलिक्यूल्स आके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और ये सॉलिड होता है। ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म होगा तो सॉलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर इसकी मैं एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराऊं, मतलब OH माइनस से रिएक्शन कराऊं, तो देखो बेरिलियम 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, और उस पर फिर -2 चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा
OH4 -2। तो ये था तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 एंड BeCl2। सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ SF4 एंड SF6। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बताता हूं और उसके बाद तुम देखना कि क्या होगा। ठीक है, चलो। SF4, S F F F F। अब मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म चलो दिखाई देता हूं कि क्या हुआ होगा। देखो, सबसे पहले क्या होगा, वाटर अटैक किया होगा, देखना बिल्कुल साफ दिखेगा कि SN2 मैकेनिज्म है। वाटर इस पे अटैक करेगा, जब वाटर इस पे अटैक करेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, FF। एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, मतलब एक फ्लोरीन वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, और ये वाटर वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। तो ये देखो ऐसी कुछ सिचुएशन दिखेगी। अब जब इस सिचुएशन से हम बाहर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, देखो यही तो होगा, ये हो जाएगा F वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा S F F F, और एक OH2 पॉजिटिव आ जाएगा। और इसको और अच्छे से लिख दूं तो ये देखो O है। तुम सोच रहे हो यार इतना मैकेनिज्म क्यों बता रहा है, क्योंकि ये याद करने के लिए बहुत ईजी है। अब यहां से क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां से ये H हटेगा तो H+ के फॉर्म में बाहर हो गया। अब ये देखो क्या बन गया, S F F F, और ये OH बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये यहां से रिलीज हो जाएगा। तो अब मेरा जो कंपाउंड बन गया, जो कंपाउंड बना है, अभी आंसर तो लिखना मैं सिखा दूंगा, वो तो ट्रिक है। S डबल बॉन्ड O और F और F। अब इस पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैक करेंगे और ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। तो मतलब अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो मैकेनिज्म आए चाहे ना आए, पर यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो ये SN2 मैकेनिज्म है। ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है। एकदम सिंपल, एकदम इजी, यहां तक समझ लेना। SF4 का हाइड्रोलिसिस होगा, अगर वह +4 में प्रेजेंट है तो जो +4 का ऑक्सी एसिड होगा सल्फर का, वो बन जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं SF6 की वाटर से रिएक्शन कराऊं तो यहां पे नो रिएक्शन है। क्यों, अब तुम पूछोगे यार यहां पे तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि सल्फर पे तुम्हारा वैकेंट ऑर्बिटल भी है और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। यहां पे रिएक्शन इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। यहां पे क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। अगर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी और सल्फर का साइज बहुत छोटा है तो वहां पे हाइड्रोलिसिस क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि SF6 SeF6 सल्फर सेलेनियम टेलेरियम, टेलेरियम F6, अगर इसकी मैं वाटर से रिएक्शन कराऊं तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन कहां होगा, सबसे ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा टेलेरियम में। क्यों, क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो वो वाटर से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। इससे हमें पता चल रहा है कि SF6 को हाइड्रोलिसिस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वहां पे वो स्लो रिएक्शन या नो रिएक्शन शो करेगा। पर टेलेरियम की अगर, मतलब मान लो TeF6 की मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो देखो सारे या फ्लोरीन यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये बन जाएगा TeOH6 प्लस 6HF। सिंपल रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सल्फर ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग है। तो ये होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबके पीछे कोई लॉजिक है। याद करने जाओगे तो कर लो भाई, कितना याद कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, याद नहीं करना है। ठीक है, समझ लेना है। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे ही कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इससे तुम्हें एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं। NCl3 की तुम्हें हाइड्रोलिसिस करनी है, तो कुछ भी याद नहीं करना है, ध्यान से समझते जाना है। मैं रिएक्शन की अभी लास्ट में सबकी ट्रिक तुम्हें बता दूंगा, एक जगह लिख दूंगा, पर पहले सब समझ लो। अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन कराऊं, बहुत ध्यान से देखना, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा, तो इस पे आएगा डेल नेगेटिव, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। और मैंने तुम्हें पहली कंडीशन ही बताई थी, इसीलिए कुछ भी याद नहीं करना है। वाटर कहां अटैक करेगा, वाटर एक्चुअली में क्लोरीन पे अटैक कर देगा,
ना कि नाइट्रोजन पे। तो इसीलिए कभी कभी पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सी एसिड इज नॉट फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम। तो इसमें एक्चुअली में सेंट्रल एटम कौन है, इसमें एक्चुअली में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, पर उससे तो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। फॉर्मेशन किससे हो रहा है, Cl से हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या बनेगा देखो, इसी तरह वाटर कहां अटैक करेगा, क्लोरीन पे अटैक करेगा, तो N पे तो आएगा निगेटिव चार्ज, तो ये बना लेगा NH3, क्योंकि वाटर से क्या है OH जाता है किस पे, जिस पे अटैक होता है उस पे OH जाता है, और जो उसका अपोजिट होता है उस पे H जाता है। तो ये एक तो बन गया NH3 और दूसरा बन गया 3 मोल्स ऑफ HOCl। तो यहाँ पे जो ऑक्सी एसिड बना है वो किसका बना है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका ऑक्सी एसिड बनता है। ट्रिक याद रखो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है उसी पे वाटर अटैक करेगा और उसी का बनेगा ऑक्सी एसिड, सिंपल। अब आ जाओ PCl3 में। अब देखो PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, PCl, Cl, Cl, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा इस पे, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो ये देखो बनेगा ये POH OH OH। और तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, उसी तरह यहां पे भी टॉटोमेरिज्म होता है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब देखो क्या होगा वो डायरेक्शन, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पे क्या है, डेल पॉजिटिव है, तो लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड OH OH एंड H। और तुम्हें पता है कि दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, और जो H3PO3 होता है उसकी बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है 2। और अगर तुम यहां पे देखोगे तो यहां के हिसाब से तो H3PO3 की क्या होती है, H3PO3 की बेसिसिटी तुम्हें दिखेगी 3। तो कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ये वाला स्ट्रक्चर सही है। और ये वाला स्टेबल क्यों है, कि P डबल बॉन्ड O जो होता है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रांग होता है P सिंगल बॉन्ड O से। तो ये हो गया PCl3। अब ट्रिक क्या है, अब ध्यान से सुनना, ट्रिक क्या है, PCl3 जो है वो प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये वही एसिड बनाएगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वही ऑक्सी एसिड बनाएगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का एक ही ऑक्सी एसिड है, वो है H3PO3, प्लस जो भी HCl थे वो यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये है इसका आंसर और ये है इसकी ट्रिक। तो मैकेनिज्म है बेटा, हर चीज याद करने से नहीं होती है, देख लो, सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दो हो गए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पे। यहां तक तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ASCl3 पे। जैसे जैसे, अच्छा एक चीज तुम्हें पता होगी, अभी आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पे, कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखो अब हम आते हैं ASCl3 पे, ASCl Cl Cl, इस पे अगर मैं वाटर का अटैक कराऊं तो बिल्कुल सेम जैसे PCl3 में किया था, ये हटा ये हटा ये हटा, 3 OH बॉन्ड आएंगे। सेम वहां पे भी हुआ था, सेम यहां पे भी होगा। अब यहां पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल तो है, सुनना बहुत ध्यान से, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल तो है, पर ये इस डायरेक्शन में जाने से ज्यादा इस डायरेक्शन में जाती है। रीजन बता देता हूं कि AS डबल बॉन्ड O, ये जो ओवरलैपिंग होगी, ये जो ओवरलैपिंग है, ये वाली पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है, ये है तुम्हारा 4D और 2P का ओवरलैपिंग। दिस इज नॉट वेरी इफेक्टिव, नॉट वेरी इफेक्टिव ओवरलैपिंग, नॉट वेरी इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो किस डायरेक्शन में जाने लगेगा, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। पर फास्फोरस और ऑक्सीजन के केस में वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग थी, वो क्या थी, वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग थी। तो यहां पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है 4D और 2P के ओवरलैपिंग से, विच इज नॉट वेरी इफेक्टिव। सो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इसकी जो बेसिसिटी होगी, इसकी जो बेसिसिटी होगी वो होगी 3। तो यहां से हम प्रूफ करते हैं कि इसकी बेसिसिटी अगर 3 होगी तो उसमें क्या होगा, 3 OH बॉन्ड होगा। तो यही इसका स्ट्रक्चर है जो ये वाला है, यही आंसर में तुम लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा और कोई ऐसा कंपाउंड आए MCl3 प्लस वाटर, तो ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन या आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कैसा आयनिक कंपाउंड वो देखो, अभी उसकी ट्रिक भी बता दूंगा। M पे +3 आएगा, तो M पे +3 और O पे -2, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, M +3 O -2,
ओवरऑल पे कितना चार्ज होगा, +1, और Cl माइनस प्लस क्या होगा, Cl, यहां से दोनों रिलीज हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2HCl। दिस इज ट्रू फॉर SbCl3 एंड BiCl3। रीजन रीजन ये है, जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन का भी टेंडेंसी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए SbCl3 एंड BiCl3 लिख दूं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नोट्स जरूर बनाना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, metallic character increases, so formation of ionic compound takes place, so formation of ionic compound takes place। तो सब लॉजिकल है, बस ये बताना पड़ेगा ना किसी को, ठीक है, कि ये लॉजिकल है। ठीक है, सिंपल, सारी चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी लास्ट में सारा एक साथ लिख दूंगा तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ट्रिक भी बता दूंगा, पहले सुन लो सारी बातें। अब हम आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। किस चैप्टर में पढ़ा था, ग्रुप 17। इंटर हेलोजन कंपाउंड का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है XX डैश, XX डैश 3, XX डैश 5, XX डैश 7। जहां पे जो X डैश होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जो X डैश होता है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और जो X होता है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका साइज क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं ऐसे लिखूं IF3, IF5, IF7, तो F इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड I इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और I का साइज भी बड़ा होता है। अब मुझे इसकी पढ़नी है हाइड्रोलिसिस। अब बहुत ध्यान से सुनना कि X है और X डैश है, इस पे वाटर अटैक करेगा। वाटर हमेशा डेल पॉजिटिव चार्ज पे, विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। एक्स डैश इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इस पे आएगा डेल निगेटिव और इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। वाटर क्या करेगा, वाटर अटैक करेगा, वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे ये वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा होगा और ये एक्स डैश वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा। तो ये भी एक तरह से क्या है, SN2 ही है। तो यहां से HX हो जाएगा और ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा XOH प्लस H डैश। तो एक तो बनेगा ऑक्सी एसिड और एक बनेगा हाइड्रा एसिड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो कि अगर मैं बोलूं कि IF की रिएक्शन में कराऊंगा वाटर से, तो जिस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा बेटा तुम्हारा, तो ये बना लेगा IOH प्लस, प्लस बन जाएगा HF। इसी तरह मान लो अगर मैं बोलूं कि IF3 की मैं वाटर से रिएक्शन कराऊं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रिक बता रहा हूं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा। तो बन जाएगा HiO2 प्लस, कितने फ्लोरीन है यहाँ पे जो निकलेंगे, 3 फ्लोरीन है, तो ये बन जाएगा 3HF। तो देखो ये +3 में है तो ये भी +3 में है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि IF5 प्लस वाटर, इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो ये बन जाएगा HiO3। सब सिंपल है, तो ये +5 और ये कितने 5HF यहां से रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि IF7 की रिएक्शन में करा दूं वाटर से, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा HiO4 प्लस 7HF। और अगर इसको मैं जनरल में लिखूं, अभी मैं उसको भी लिख देता हूं, तो ये +7 में, मतलब अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, तो जनरल फॉर्म में कहने का मतलब कि अगर मैं XX डैश के फॉर्म में लिखूं, तो अब ट्रिक देख लो ध्यान से, ट्रिक बहुत ईजी है। XX डैश प्लस वाटर, वाटर उस पर अटैक करेगा जहां पे डेल पॉजिटिव होगा, तो मैं मान के चल रहा हूं, मान लो इस पे +1 चार्ज है, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, HOX प्लस HF। पहली चीज तो ये बन गई। XX
-3 प्लस वाटर, तो इस पे आएगा +3 चार्ज, +3 वाले का क्या बन जाएगा HXO2, HXO2 प्लस 3HF, तो इस पे आ जाएगा +3 चार्ज, +3 चार्ज, इस पे आ जाएगा +1 चार्ज। स्ट्रक्चर भी अभी सारे बना दूंगा। XX-5 प्लस वाटर, इस पे है +5 चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा HXO3 प्लस 5HF। और अगर मैं XX-7 की रिएक्शन कराऊं वाटर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा HXO4 प्लस 7HF। तो जो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बन जाएगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का बन जाएगा ऑक्सी एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत लॉजिकल है, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, सिंपल, सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई हैं। स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, सबका नाम भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले लेते हैं। तुम स्क्रीनशॉट मत लेते चलना और अपनी नोट्स भी बनाते चलना। ठीक है, मैं बताता चल रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब ध्यान से सुनो, अगर इसको मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, HXO3, तो मतलब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं कि HXO3 है ना, तो ये होता है हेलिक एसिड एक्चुअली में, +5 वाला है ना, तो इसको हम बोलते हैं हेलिक एसिड। तो हेलिक एसिड से जब मैं H+ रिमूव करता हूं, तो वो बनता है XO3 और इसको हम बोलते हैं हैलेट आयन। ये सब तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेगा, पर ऐसे समझा के नहीं बताया। ठीक है, तो अगर मान लो HXO4 है, +7 में है, इस एसिड को हम बोलेंगे पर हेलिक एसिड। और अगर इसमें से H+ रिमूव कर दूंगा, तो ये बन जाएगा XO4, इसको हम बोलेंगे पर हैलेट। अब ऊपर चलते हैं, तो अगर मैं इसमें बोलूं कि ये लिखूं HXO2, इसका नाम क्या लिखेंगे, हेलस एसिड, अस एसिड। तो अस एसिड से जब H+ रिमूव करूंगा, तो ये बनेगा XO2-, और इसको हम बोलते हैं हैलाइट, TE, DE नहीं, TE। और इसी तरह अगर मैं HXO बोलूं, तो इसको हम बोलते हैं हेलस एसिड। और अगर यहां से H+ रिमूव कर दूं, तो इसको हम बोलेंगे XO- को हम बोलेंगे हाइपोहैलाइट। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा हाइपोहैलाइट। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं XX- की वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो कौन सा आयन बनेगा। तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि कौन सा आयन बनेगा। तो मैं देखो कितनी सारी रिएक्शन तुम एक बार में कवर कर रहे हो, कम से कम 30-40 रिएक्शंस इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उठाते हैं, कौन सा है देखो। हाँ देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ SOCl2। अब मेरी जो भी चीजें, जो जिसने भी ऑर्गेनिक थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, उसको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखो, S डबल बॉन्डो Cl, इसकी अगर मैं वाटर से रिएक्शन कराऊं, दिखाता हूं तुम्हें, ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे डेल पॉजिटिव, तो वाटर सल्फर पे अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये वाला बॉन्ड दोबारा बनेगा तो यहां से लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो पहले स्टेप में ये बनेगा S डबल बॉन्डो Cl और OH प्लस HCl रिमूव हो गया। सेकेंड स्टेप में फिर इस पे वाटर अटैक करेगा। तो मेरे पास हर चीज की ट्रिक है, ये इस पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड दोबारा फॉर्म हुआ, Cl यहां से रिलीज हो गया, कंपाउंड बनेगा S डबल बॉन्डो OH। मतलब जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट था, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बन गया, ऑक्सी एसिड बन गया। तो मैं तो ऐसे ट्रिक लगा के इजीली सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, दूसरा तो मैं ट्रिक बताऊं, जितने लिविंग ग्रुप हैं उतने हटा के उतने OH दे दो, आंसर आ जाएगा। दोनों लिविंग ग्रुप हटेंगे, दोनों OH लगेगा, H2SO4 बन गया। एक और देखो इसी से रिलेटेड एग्जांपल, जैसे मान लो अब तुम्हें ट्रिक दिखाते हैं, S डबल बॉन्ड SOCl2 ले लेते हैं ना, तो SOCl2 लूंगा, तो एक मिनट रुको, S डबल बॉन्डो Cl एंड लोन पेयर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक होगा तो क्या होगा, एक बार ये वाला Cl हटेगा, एक बार ये वाला Cl होगा, इसको दो OH मिलेंगे, तो ये बन जाएगा S डबल बॉन्डो OH
एंड OH प्लस दोनों HCl क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब ट्रिक को थोड़ा जिसने समझा है वो ध्यान से देखे, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो ये जो ऑक्सी एसिड बना है ये भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बना है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बना है। ठीक है, तो ये था मेरा, अच्छा इसका कुछ लोग कंफ्यूज ना होना, ये SOCl2 है और ये है मेरा SO2Cl2। तो मैं कितनी जगह इन चीजों को इन्वॉल्व करा सकता हूं, ठीक है, एडवांस के लिए बहुत जरूरी है। अब आओ तो PCl3 पे, POCl3 पे, P डबल बॉन्ड O, Cl Cl Cl, इसकी अगर मैं वाटर से रिएक्शन कराऊं तो ये सारे ही एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन से हो रहे हैं। तो तीनों Cl बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तीन क्या मिल जाएंगे, OH, तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। तो अगर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो अब तो यार चीजें दिखने लगी होंगी, ठीक है, सिंपल है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये तुमसे पूछेगा भी नहीं, पर रिएक्शन तुम्हें याद करने का मैंने तरीका बता दिया है। ठीक है, अभी सारी एक जगह कलेक्ट कर दूंगा बाद में, पहले तुम मैकेनिज्म सबका समझ लो। अब आ जाओ, ये तो मैंने अभी जब इनऑर्गेनिक का तुम्हें क्वेश्चन का सीरीज कराया था तो उसमें भी हाइड्रोलिसिस ऑफ कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड था। तो पहली चीज तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कैरोज एसिड का मतलब क्या है और मार्शल्स एसिड का मतलब क्या है। तो सारी चीजें हम कवर करते चलना, इनऑर्गेनिक इतनी अच्छी करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, चलो, कैरोज एसिड होता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO5, और मार्शल्स एसिड होता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O8। सिंपल। आओ हम शुरू करते हैं किससे, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो OH OOH। ध्यान से देखो, वाटर आएगा, जहां पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड वापस आ जाएगा, ये ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा S डबल बॉन्डो, ट्रिक है सारी, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो OH OH प्लस वाटर, वाटर नहीं H2O2 परऑक्साइड। तो ट्रिक क्या है कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का ये प्रेजेंट था उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बना दो, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड बना दोगे, आंसर आ जाएगा। अब आओ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड पे, तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में दो से मिलके बना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बनेगा S डबल बॉन्डो OH OO S डबल बॉन्डो OH। सबसे पहले वाटर अटैक करेगा, वाटर का अटैक करा दो, अब तुम्हें ट्रिक पता चल चुकी है, वाटर का अटैक होगा, ये वाला ग्रुप इधर, ये वाला इधर, ये वाला बॉन्ड यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब आओ तो पहले स्टेप में क्या बन गया, पहले स्टेप में बन गया H2SO4 प्लस H2SO5। और अगर मैं H2SO5 की दोबारा से वाटर से रिएक्शन करा दूं, दोबारा वाटर से रिएक्शन करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस H2O2। तो एक्चुअली में अगर मैं 1 मोल वाटर लूंगा तो एक तो बन जाएगा मेरा क्या, H2SO4, और दूसरा क्या बन जाएगा, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर अगर मैं 2 मोल ऑफ वाटर ले लूंगा तो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 बन जाएगा और 1 मोल ऑफ H2O2। ये भी एक तरह से ध्यान से देखो तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ SO3 SO2 CO2, ये सारी एक तरह की रिएक्शन दिखाते हैं। अब ध्यान से देखो, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, यहां पे आएगा डेल निगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर इस पे क्या, इसमें तो कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो वाटर अटैक करेगा और वहीं पे रह जाएगा। तो ये बन जाएगा SO माइनस डबल बॉन्डो OH पॉजिटिव, तो यहां से H प्लस निकलेगा और इसको मिल जाएगा। तो फिर ध्यान से सुनना कि इसका मतलब क्या है, जो भी एसिडिक ऑक्साइड होगा जब मैं उसमें वाटर डालूंगा तो क्या बन जाता है, उसका ऑक्सी एसिड बन जाता है। तो जब इस पे अटैक करेगा तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो +6 का क्या बन जाएगा, +6 वाला बन जाएगा तुम्हारा ऑक्सी एसिड, तो ये बन जाएगा H2SO4। इसी तरह मान लो अगर मैं SO2 लेता तो S डबल बॉन्डो लोन पेयर, तो इस पे अगर वाटर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वाटर अटैक करेगा तो इसमें बन जाएगा S डबल बॉन्डो OH लोन पेयर, और ये भी +4 का ऑक्सी एसिड है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 को बोलते हैं। तो इसको लिखने के लिए तुम ये भी लिख सकते हो कि दिस इज H2SO3
दिस इज H2SO3। तो अगर ये +4 में है तो ये भी +4 में होगा। इसी तरह मान लो CO2 है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसकी मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो वाटर इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको H मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा H2CO3, मतलब C डबल बॉन्ड O OH एंड OH। तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा। और तुम्हें पता है कि ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर, लिख दो यहां पे, ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर थोड़ा थोड़ा ट्रिक पता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ट्रिक पता होनी चाहिए। इसी तरह देखो N2O3 भी क्या है, तुम ध्यान से देखो, तो N2O3 इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो जो ऑक्सीजो एसिड बनेगा वो भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, वो भी प्रेजेंट होगा तुम्हारा किस में, +3 में। तो ये बन जाएगा HNO2, क्योंकि HNO2 में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि N2O5 की मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो बताओ क्या होगा। N2O5 में नाइट्रोजन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर इस पे वाटर अटैक करेगा तो तुम्हें पता है कि ये बन जाएगा HNO3, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और देख लो, जैसे मान लो मैं बोलूं कि P4O6 पे अगर वाटर अटैक करे, P4O6 मतलब फॉस्फोरस का ऑक्साइड, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर इस पे वाटर अटैक करेगा तो कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ये बन जाएगा H3PO2। एक भी रिएक्शन याद नहीं करनी है, बस एसिड तुम्हें पता होने चाहिए। अगर मैं P4O10 की रिएक्शन करा दूं वाटर से तो क्या होगा, P4O10 की रिएक्शन कराऊंगा वाटर से तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये बन जाएगा H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैकेनिज्म मैं बता सकता हूं, आगे मैं बता भी दूंगा। पर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो हमेशा किसका फॉर्मेशन करेंगे, एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। सारे ही देखो क्या बने हैं, एसिड्स बने हैं। तो नोट्स बनाते चलना, ट्रिक जो मैं बोल रहा हूं अगर किसी को हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो, जिसमें लिखना है उसमें लिखो, बस क्वेश्चन को सही से अप्रोच करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, नाइट्राइड एंड फॉस्फाइड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे पास कोई कार्बाइड दिया है या कोई नाइट्राइड दिया है या फॉस्फाइड दिया है तो उसकी हम कैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे मान लो कि ये है Be2C बेरिलियम कार्बाइड, इसकी मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो देखो B पे +2 होगा और B के +2 को बैलेंस करने के लिए वहां पे क्या आएगा, -4, यहां पे -4 आएगा। तो ये OH से अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा BeOH ट्वाइस प्लस CH4। तो मतलब ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, मिथेन का फॉर्मेशन कर लेगा, इसीलिए इसको मेथेनाइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो, जैसे मान लो Al4 है और ये है C3, इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो ये C3 है, बैलेंस करोगे तो इस पे +3, उसके 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे -4। तो इसका वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा AlOH थ्राइस प्लस कितने, 3 का 3CH4, बैलेंस तुम कर लेना। तो ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, मेथेन का फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बाइड की तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे। इसी तरह मान लो CaC2 है, तो अब यहां पे थोड़ी सी ट्रिक है। CaC2 कैसा होगा बेटा, Ca+2 और C2-2। C2-2 कैसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा C2-2। इसका मतलब जब इसकी वाटर से रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा किसका, ये बना लेगा CaOH ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब किसका फॉर्मेशन कर लिया, बताओ किसका, ये हमने पढ़ा था, ये हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था। कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन करके हम क्या बनाते हैं, इथाइलीन बनाते हैं, ठीक है। तो इथाइलीन का फॉर्मेशन हो गया। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक और देखो, एक और रिएक्शन दिखाता हूं, ये देखो Mg3C2, Mg3 मैग्नीशियम कार्बाइड प्लस वाटर। अब तुम ध्यान से देखो तो यहां पे उल्टा लिख दिया मैंने शायद, Mg2C3 है, हाँ।
Mg2C3 का मतलब 2 Mg पे +4 चार्ज, सो C3 पे -4 चार्ज। तो C3 पे -4 चार्ज होने का मतलब क्या है? C3 पे -4 चार्ज होने का मतलब है कि कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और एक कार्बन उस पर 3 निगेटिव चार्ज, एक कार्बन पे 1 निगेटिव चार्ज। तो जब इसकी रिएक्शन होगी, ये क्या है तुम्हारा, यह C4-3, ये साइड में लिख लेना। इसकी जब मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस प्लस CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कार्बाइड के लिए तुम्हें ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो बैलेंसिंग सबको करने आती है तो तुम स्ट्रक्चर बना भी सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूं नाइट्राइड पे। नाइट्राइड बिल्कुल इजी है, तो उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। नाइट्राइड का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का मतलब, चलो बताता हूं। जैसे मान लो Mg है, Mg पे +2 है, N पे -3 है, तो इससे नाइट्राइड बनेगा तो क्या बनेगा, Mg3N2। इसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और मान लो इसकी मैं वाटर से रिएक्शन करा दूं, तो तुम खुद बताओगे किसका फॉर्मेशन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, वो वाटर से OH ले लेगा, तो ये बन जाएगा MgOH ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, वो ले लेगा ये, तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी नाइट्राइड की वाटर से रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का। बैलेंस करना तुम्हें आता है, बैलेंस कर लेना। इसी तरह मान लो फॉस्फाइड हो, जैसे मान लो कैल्शियम है, Ca+2 और P-3, तो इससे हम क्या बना लेंगे, कैल्शियम फॉस्फाइड, तो ये बन जाएगा Ca3P2। इसकी मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस प्लस PH3, मतलब फॉस्फीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, नाइट्राइड एंड फॉस्फाइड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10 एंड PCl5। सिंपल है, ये वाली रिएक्शन तुमको कई बार बता दी है कि P4 की अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे, तो P4 की अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो यहां पे हो जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कन्वर्ट हो जाता है PH3 में प्लस NaH2PO2, NaH2PO2। इससे हमने क्या बना लिया, ये हाइपोफॉस्फाइट हो गया और ये हो गया फॉस्फीन गैस, ठीक है। ये मैंने रिएक्शन बताई है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म है इसका, पर फिर वही है कि तुम मैकेनिज्म देखोगे तुम्हें लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसको इतना सा सिंपल सा रिएक्शन है, याद रख लेना। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं P4O10 की वाटर से रिएक्शन कराऊंगा, तो ये अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या, ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सो एसिड बनेगा, वो होगा +5 में, तो H3PO4, मतलब ये +5। अब PCl5 का मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं, चलो। PCl5 प्लस वाटर, तुम्हें पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर यूज करूंगा तो पहले बनता है POCl3 प्लस 2HCl रिमूव होता है, और फिर POCl3 की 3 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन कराता हूं तो बनता है H3PO4 प्लस 3HCl। तो ट्रिक अभी भी वही है कि अगर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ये 2 स्टेप में रिएक्शन को क्यों हुई वो मैं तुम्हें मैकेनिज्म से समझा देता हूं, आओ देखते हैं, ठीक है। हटा रहा हूं ये सब, पूरा वीडियो देख लेना, तुम्हारी बहुत सारी रिएक्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, कोई भी ऐसे इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है वो 2x पे देखे, पर इतनी सारी चीजें इनऑर्गेनिक में तुम्हें मिलेंगी नहीं कहीं, ठीक है। तो ये देख लो, Cl वाटर से रिएक्शन की। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, एक Cl ग्रुप यहां से रिलीज हो जाएगा, तो सबसे पहले ये बन जाएगा POH Cl। P और O के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये यहां से रिलीज हो जाएगा, तो ये बन गया P डबल बॉन्ड O Cl। और उसके बाद कितने मोल्स, इसके बाद 3 मोल्स ऑफ वाटर आएंगे, 3 मोल्स ऑफ वाटर आएंगे, अटैक करेंगे, एक बार ये Cl, एक बार ये Cl, एक बार ये Cl, तीनों गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, ठीक है, प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl। तो कभी तुम्हें कोई ऐसे लिखे कि PCl5 प्लस वाटर, केवल 1 मोल ऑफ वाटर लिखा है, या ऐसे लिखा है वाटर लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड लिख दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर आएगा POCl3।
पर अगर कभी ऐसे लिखे कि PeCl5 प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर, या ये ना लिख के ये लिखे कि प्लस वाटर इन एक्सेस, तो एक्सेस में लिख दिया है तो तुम्हें फिर POCl3 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर होगा H3PO4, और ये आ जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ये भी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये भी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तुम चेक कर सकते हो, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कभी भी वाटर से रिएक्शन होने पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं वीडियो जल्दी से। चलो, ये भी तुम्हारे कोर्स में है, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछते भी हैं, XeF4 एंड XeF6। इसके बाद हाइड्रोलिसिस खत्म, तुम पढ़ लेना, बहुत सारी रिएक्शंस तुम्हारी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। जो याद करते हो उसका मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया है, ठीक है। अब जो लॉजिकल है वो पढ़ लेगा, और जिसको नहीं करना है वो ना करे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो देखो, सबसे पहली चीज, तो जो XeF2 और XeF4 हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं। बहुत ध्यान से देखना कि ये +2 में है, तो यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो Xe आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, प्लस ये ऑक्सीजन -2 में था, वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा HF। बैलेंस करना तुम्हें आता है वो कर लेना। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये रेडॉक्स मैकेनिज्म फॉलो करता है। XeF4 मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसकी मैंने ट्रिक बनाई है, वो देखना तुम ध्यान से। XeF6 का मैं तुम्हें मैकेनिज्म बता देता हूं, ठीक है। वैसे इसका आंसर देखो क्या आएगा, XeO3 आएगा प्लस 6HF आएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखो, फिर XeF4 पे आते हैं। XeF4 दोनों का मिक्सचर है, तो मैं तो ऐसे याद कर रखा है, ये देखो XeF F F F F F और एक लोन पेयर। सबसे पहले क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, एक फ्लोरीन रिलीज होगा, तो ये बन जाएगा XeFOH बस सिंपल है। अब उसके बाद क्या है, ये अपना डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एक और यहां से निकल जाएगा। तो अगर 3 मोल्स ऑफ वाटर यूज करूंगा तो सारे HF क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये बन जाएगा Xe डबल बॉन्ड हो F F F एंड F। तो ये हो गया XeOF4। एक और वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराऊंगा तो बन जाएगा XeO2F2, और फिर एक और मॉलिक्यूल की कराऊंगा, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन अगर करा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 F निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो ये बन जाएगा Xe डबल बॉन्ड O FF। स्ट्रक्चर अभी सही नहीं है, स्ट्रक्चर अभी मैं सही से बताऊंगा, अभी मैं केवल मैकेनिज्म बता रहा हूं। फिर एक और वाटर अटैक करा दूंगा तो 2 F निकल जाएंगे, और ये बन जाएगा Xe डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर देता हूं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। देखो, XeF6 जब ओनली 1 मोल ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा XeOF4, और 2 HF मॉलिक्यूल रिमूव कर देना। जब एक ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो 2 HF मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इसी तरह देखो, अगर XeF6 की 2 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन होगी, तो 2 मोल्स से रिएक्शन होगी तो 4 HF बाहर निकलेंगे और 2 ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा XeO2F2 प्लस 4 HF। और अगर XeF6 की 3 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन होगी तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, सारे F निकल जाएंगे, और ये बन जाएगा XeO3 प्लस 6HF। सबका स्ट्रक्चर देख लो, Xe डबल बॉन्डो फ्लोरीन 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 लोन पेयर, ठीक है। XeO2F2 का देख लो, Xe डबल बॉन्डो F F। सबका हाइब्रिडाइजेशन तुम लिख सकते हो, ये sp3d2 है, ये sp3d है, और इसी तरह ये Xe डबल बॉन्डो मतलब लोन पेयर, डबल बॉन्डो और डबल बॉन्डो। दिस इज sp3, दिस इज sp3, दिस इज sp3d। और ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीसॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, सीसॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल। इसको हम बोलते हैं पिरामिडल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ठीक है। अब मैं आता हूं XeF4 पे, जो मैंने ट्रिक बनाई है।
कि जो HCF4 होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं याद नहीं कर रहा हूं, इसीलिए देखो यहां से जितनी चीजें हैं वो यहां आ जाएंगी और यहां से भी HCF6 से जो भी चीजें हैं वो भी आ जाएंगी। तो ये बन जाएगा Hg प्लस HF प्लस HCO3 प्लस O2। बैलेंस कर लेना, दिस इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऊपर वाली दोनों रेडॉक्स रिएक्शन है और ये तुम्हारा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक मेरी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। बहुत सारी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन मैंने कवर करा दी है, एक बार पूरा वीडियो देख लेना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने ये देख लिया तो तुम्हें बहुत सारी रिएक्शंस का रीजन पता चल जाएगा, और जब रीजन पता चल जाता है तो हमारी याद करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो रीजन रीजन जरूर समझा करो, उसके बाद भले तुम याद कर लो। रीजन पता होगा तो तुम याद करोगे तो वो भी फायदा करेगा। ठीक है, मैं तो यही बोलता हूं कि इनऑर्गेनिक भी बहुत लॉजिकल है, बस सही से समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर किसी को कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।